हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब। फिर से एक नई क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये टॉपिक क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम मतलब जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को जानने के लिए पहले जो ये वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब होता है ये जानना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट वर्ड ये आता है डिस्प्लेस वर्ड से, और डिस्प्लेस का मतलब होता है टू टेक वंस पोजीशन, मतलब किसी का स्थान लेना, किसी की पोजीशन खुद एक्वायर कर लेना। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर गए, पार्क वगैरह या कोई भी ऐसी जगह पर, और वहां पर जो पब्लिक बेंचेस होते हैं वो लगे हुए हैं और ऑलरेडी वहां पे 2 लोग बैठे हुए हैं। अब हम भी चाहते हैं कि हम उस बेंच पे बैठे हैं। हमने ऐसे ही कह दिया कैजुअली कि किसी को कि जो वहां पे बैठा हुआ है कि आप थोड़ा सा मुझे जगह दे दीजिए, तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे। अब आप उस जगह पे बैठ जाएंगे, तो क्या हुआ कि पहले वो जिस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा था, पोजीशन को, वो वहां से हट गया और उस पोजीशन को आपने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी को कहते हैं सिंपल वर्ड्स में डिस्प्लेस करना, आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी क्या होता है कि एक एलिमेंट, ये अब अच्छे से समझेंगे, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि एक कंपाउंड है जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, वो उसकी पोजीशन है, लेकिन एक दूसरा एलिमेंट आता है, इस एलिमेंट को हटाता है और इसकी पोजीशन खुद एक्वायर कर लेता है। तो बहुत सिंपल है। तो इसी के बेसिस पे इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी जो आपको लिखना है, द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस। अब क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की ही डेफिनेशन में डिस्प्लेस वर्ड तो नहीं लिख सकते, तो हमने क्या लिखा, रिप्लेसेस। रिप्लेसेस को ही हमने वर्ड मीनिंग के फॉर्म में भी लिख दिया, टेक द पोजीशन ऑफ, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक द पोजीशन ऑफ, या फिर हम लिख सकते हैं रिप्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये बहुत जरूरी है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो एक कंपाउंड के फॉर्म में है और उस कंपाउंड में उसकी एक पोजीशन है, फिर वो दूसरा एलिमेंट आता है, उसको वहां से हटाकर उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो डेफिनेशन दोबारा से रीड कर लेते हैं एक बार। द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस और टेक द पोजीशन ऑफ अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये डेफिनेशन आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। अब जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं उनको समझने के लिए हमने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जनरल इक्वेशन लिखी है। ठीक है, रिएक्शंस को हमने एक्सप्रेस किया है जनरल इक्वेशन से। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है ए, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट है ए। अब ये आता है और एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट है या 2 से ज्यादा एलिमेंट है। मेनली हमने कह दिया कंपाउंड ऑफ बी, क्योंकि हमारा अभी फोकस फिलहाल बी पे है। ठीक है, ये सी का भी कंपाउंड है लेकिन अभी हमारा फोकस बी पे है, इसलिए हमने समझने के लिए लिख दिया कंपाउंड ऑफ बी। अब एलिमेंट ए आया, इसने क्या कर दिया, देखिए यहां से बी को हटा दिया, बी यहां से हट गया, यानी जो ए है हम कह सकते हैं जो ए है उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से बी अलग हो गया और ए ने बी की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब हमें क्या मिला, एक नया कंपाउंड मिला जिसको हम कहेंगे कंपाउंड ऑफ ए। बी हट गया, कंपाउंड हमें ए का मिल गया, बी अलग हो गया है। ठीक है, तो इसी को दिखाने के लिए हमने एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए जो एलिमेंट की हम बात कर रहे थे वो हमने सोडियम ले लिया, Na सबको पता है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड हमने कैल्शियम का ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या होगा, बिल्कुल इसी की तरह सोडियम जो है कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो अब यहाँ पे Cl के साथ कौन आएगा, Na, और Ca अलग हो गया इसकी तरह। वो तो बैलेंसिंग के लिए हमने सामने 2 और 2 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इनकी कुछ जनरल फीचर्स हैं जो हमें देखने हैं। पहला, दीज रिएक्शंस जनरली अकर इन एक्वियस मीडियम। लगभग जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो सारी एक्वियस मीडियम में होती है, किसी सॉल्यूशन में होती है। ठीक है, दूसरा, कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। देखिए इस रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स हैं। पहले जिस एक एलिमेंट का एक कंपाउंड था
और जो एलिमेंट दूसरा आया उसका एक कंपाउंड बन गया। यानी कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसमें हमें दो कंपाउंड्स देखने के लिए मिलेंगे, एक एलिमेंट का पहले फिर दूसरे एलिमेंट का बाद में। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपाउंड्स, क्योंकि हमने अभी कहा कि ये रिएक्शंस एक्वियस मीडियम में हो रही है, तो ये कंपाउंड्स हमेशा आयंस के फॉर्म में रहेंगे, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। जैसे NaCl है, यहाँ पे NaCl था, तो ये NaCl जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वहां पे। उसी तरह से CaCl2 Ca2+ और Cl नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। द आयन ऑफ C इज कॉल्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्टेटर आयन। अब इस इक्वेशन पे दोबारा आ जाते हैं। इस इक्वेशन में ये जो C है, ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो कंपाउंड का पार्ट है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वो वहीं पे प्रेजेंट है हमेशा। ठीक है, यानी कि जब BC ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा तो इसमें B भी आयन बनाएगा, कोई ना कोई आयन बनाएगा, B के ऊपर कोई चार्ज होगा और C के ऊपर भी चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ पे CaCl2 की बात कर लेते हैं, तो CaCl2 में Ca पे 2+ चार्ज है और Cl पे Cl नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो डिस्प्लेस कौन हुआ? Ca हुआ। तो हम बात कर रहे हैं Cl की, मतलब कि C की। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में वो आयन कंपाउंड का जो डिस्प्लेस नहीं हो रहा वो वही है, उसे हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। ठीक है, तो इस एग्जांपल में स्पेक्टेटर आयन कौन हुआ? Cl नेगेटिव, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वो वही है। नेक्स्ट पॉइंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये आपको याद रखना है। हमेशा क्या होगा कि जो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, वो हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पा रहा है। भाई जो ज्यादा पावरफुल होगा, जिसकी एबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, वही तो दूसरे को लेस एबिलिटी वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा। इसलिए हमेशा इन रिएक्शंस में जो एलिमेंट आता है, जैसे कि इस केस में A मतलब कि Na, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी ये रिएक्शन होगी। तो इन रिएक्शंस को होने के लिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है कि जो फ्री एलिमेंट आ रहा है वो हमारे कंपाउंड में जो एलिमेंट है उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो सबको पता है कि Na इज मोर रिएक्टिव देन Ca, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, इसीलिए ये रिएक्शन हो रही है। अगर इसका रिवर्स होता, यहाँ पे NaCl होता और हम उसमें Ca डालते, Ca ऐड करते, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, सच रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो सबको याद होगा कि हमने जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी थी, उसमें हमने उस क्लास में हमने देखा था कि 5 टाइप की रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जो आज हम देख रहे हैं, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए इन डिस्प्लेसमेंट को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, सिंगल डबल ऐसे। यहां सिंगल क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है, यानी एक ही बार डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, इसलिए इसको हम कॉमनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के यहाँ पे टाइप देखते हैं। ठीक है, टाइप्स को समझने के लिए जो हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है वो दोबारा से हमने यहाँ पे लिख दिया है, हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सबको पता है कि जो मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाते हैं कटायंस, और कटायंस पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। उसी तरह से नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बनाते हैं एनायंस। एनायंस क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दोबारा से हमने जो हमारा जनरल इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए वो लिख दिया। ठीक है, तो A प्लस BC ये B का कंपाउंड है, फिर इसने डिस्प्लेस करके A का कंपाउंड बना लिया और आपको B एलिमेंट अलग मिल गया। अब डिपेंडिंग ऑन दिस एलिमेंट, ये हमारे काम का है, जो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है उसकी जगह से, ठीक है, उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। Based on the nature of B, these reactions are of 2 types. कितने टाइप्स की रिएक्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट? 2 टाइप।
फर्स्ट टाइप इज मेटल डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से कैटायन डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट उसी को हम कहते हैं कैटायन डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हमारा एलिमेंट बी जो हमने कहा है अगर वो एक मेटल हुआ, ठीक है, अगर हम कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हमारा वो एलिमेंट बी जो है वो एक मेटल है, तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। और उसी को हम कैटायन क्यों कहते हैं, इसलिए हमने ऊपर लिखा है जब भी ये जो बी है ये एक मेटल होगा तो ऑब्वियस सी बात है जब ये कंपाउंड आयंस बनाएगा तो ये वाला जो मेटल वाला पार्ट है वो हमेशा कौन सा आयन बनाएगा, कैटायन, इसलिए हमने ऊपर पहले लिख दिया, ठीक है। इसीलिए जब भी बी एक मेटल होता है वो कैटायन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब है वहां पे कैटायन डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसीलिए हम उसको कैटायन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है, व्हेन बी इज अ मेटल। और इसका एक और केस है कि बी जो है हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस में अगर बी की जगह हाइड्रोजन भी होता है तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव कैटायन के फॉर्म में रहता है। तो इसलिए जब बी एलिमेंट एक मेटल हो या फिर हाइड्रोजन हो, दोनों ही केसेस में हम उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट या कैटायन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जब वो हाइड्रोजन होगा तो हम उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कैटायन डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे। इसके दो एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखे हैं। बी यहां पर Fe है, बी की जगह हमने क्या रख दिया Fe, तो Fe सबको पता है आयरन एक मेटल है। तो यहाँ पे Zn क्योंकि Fe से ज्यादा रिएक्टिव है उसने उसको डिस्प्लेस किया, ZnSO4 बन गया, Fe बन गया। दूसरा एग्जांपल में हमने क्या किया कि यहाँ पर बी की जगह हाइड्रोजन रख दिया, तो एल्यूमिनियम क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है उसने उसको डिस्प्लेस किया, AlCl3 बन गया। हाइड्रोजन क्योंकि H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो अलग होगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर हम सामने 3 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे, यहां 6 लगा देंगे, तो रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये था पहला टाइप। दूसरा टाइप बिल्कुल इससे अपोजिट, अगर बी एलिमेंट एक नॉन मेटल हुआ तब उसको हम कहेंगे नॉन मेटल, या क्योंकि वो नॉन मेटल है तो किस फॉर्म में रहेगा, अनायन के फॉर्म में, इसलिए उसको हम कहेंगे अनायन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल है Cl2 + 2 kBr। अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहली बार में ये लगेगा कि जो हमारा एलिमेंट बी है वो के है, ठीक है, पहली बार में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ध्यान से अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो यहां से डिस्प्लेस कौन हुआ, Cl के साथ लगा है, जो Cl है वो के साथ लगा है, मतलब कि उसने Br को हटाया है। यहाँ पे इस रिएक्शन में जो क्लोरीन है Cl है उसने के को नहीं हटाया, Br को हटाया, इसलिए Br यहाँ पे एलिमेंट बी हुआ। मैंने आपको बताया था एलिमेंट बी वो होता है जो डिस्प्लेस होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन मेटल है इसलिए वो बाद में लिखा हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट बी है वो Br है, तो आप सबको पता है कि Br ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, इसीलिए ये आता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के अंडर। तो Cl क्योंकि Br से ज्यादा रिएक्टिव होता है उसने उसको डिस्प्लेस किया, KCl बना, Br2 अलग हो गया, ठीक है। अब और कुछ एग्जांपल्स इनके मिक्स करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें एक एक्टिविटी के बेसिस पे इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। हमने क्या किया, मान लीजिए एक बीकर में CuSO4 का सॉल्यूशन बना दिया। CuSO4 सबको पता है ब्लू कलर का होता है, इसीलिए जैसे हमने उसका सॉल्यूशन बनाया उसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का बनेगा, हमने लिख दिया ब्लू सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमने आयरन का एक नेल, मतलब कि जो हम बोलते हैं कील, आयरन के नेल को डुबो दिया, आधा या उससे ज्यादा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल। तो क्या होगा कि आयरन नेल का जो पोर्शन कॉपर सल्फेट में डिप्ड है, मतलब कि डूबा हुआ है, वो उसके साथ कांटेक्ट में है, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी। आयरन क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। अब ये जो कॉपर अलग होता है सॉलिड के फॉर्म में, तो ये सॉल्यूशन में ना रहकर वो जो हमारा आयरन नेल है उसके सरफेस पे चिपकने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होती है इस एक्टिविटी के दौरान दो चेंजेस हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। पहला, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स का मतलब होता है हल्का होना। ये ब्लू कलर किसकी वजह से था? सबको लगता है कि ब्लू कलर कॉपर की वजह से है, ऐसा नहीं है। ब्लू कलर एक्चुअली कॉपर के आयंस की वजह से, ठीक है। द Cu2+ आयंस causes the blue color
और इम्पार्ट द ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि पहले तो हमारे पास Cu2+ थे क्योंकि ये कंपाउंड था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है क्या हो रहा है, Cu2+ मतलब कि जो कॉपर के आयन्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर में, यानी आयन्स जो है वो मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसीलिए वहां पर धीरे 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 कॉपर के आयन्स का नंबर कम हो रहा है और इसलिए ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। तो आपको नजर आने लगेगा कि पहले वो सॉल्यूशन काफी डार्क ब्लू था, धीरे 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 वो लाइट ब्लू हो रहा है। ये पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कॉपर बनता है इस रिएक्शन में वो सॉल्यूशन में ना रहकर वो जो आयरन नेल है उसके सरफेस पे डिपॉजिट होता है। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो आयरन नेल का पोर्शन सॉल्यूशन में डूबा हुआ है वो पहले तो अलग कलर का था, थोड़ा व्हाइटिश कलर का, जैसे प्योर आयरन का कलर होता है, लेकिन धीरे 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 वो ब्राउनिश कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उसका कलर ब्राउन होता है, तो ब्राउन कलर की डिपॉजिशन की वजह से हमें जो आयरन नेल है उसका वो पोर्शन ब्राउन कलर का होता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जनरल, ये बाकी के दो एग्जांपल्स है Zn + CuSO4। अब क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ZnSO4 बन गया, कॉपर बन गया। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर फेड होगा। ठीक है, ये हमने नॉन मेटल वाला एग्जांपल ले लिया, Br2 + PbI2। Pb इज लेड, ये एक मेटल है, लेकिन यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि Br ने I को डिस्प्लेस किया है और I क्या है, नॉन मेटल। तो Br डिस्प्लेस कर रहा है I को, Br क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, बन रहा है PbR2 लेड ब्रोमाइड प्लस आयोडीन अलोय। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटी सीरीज। अब ये एक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो हमें समझना है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में इनका क्या रोल है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ सीरीज इन विच मेटल्स और नॉन मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। मतलब अगर हम मेटल्स को या नॉन मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो हमें सीरीज मिलेगी उसको हम कहेंगे एक्टिविटी सीरीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि जो मेटल या नॉन मेटल हम पहले रख रहे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और जो सबसे लास्ट में रख रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो एक्टिविटी सीरीज मेटल्स के लिए भी हो सकती है, नॉन मेटल्स के लिए भी, इसलिए हमने दोनों को एक बार दिखा दिया है। ये एक्टिविटी सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आप आगे देखोगे कि ऐसा क्यों। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो ऑर्डर होता है मेटल्स का वो आपके सामने है, आप इसको देख के नोट डाउन करके अपने हिसाब से लर्न कर सकते हैं। क्योंकि मेटल वाले पार्ट में मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन भी आता है, क्योंकि मेटल के साथ ही वो कैटायन बनाता है, तो उस कैटेगरी में हम हाइड्रोजन को भी रख देते हैं। सबसे ज्यादा देखिए आप रिएक्टिविटी होती है लिथियम की और सबसे कम होती है Au मतलब गोल्ड की। मैं एक बार सबके नाम ले लेता हूं। लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, SN को हम कहते हैं टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg का मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Pd मतलब पैलेडियम, Pt मतलब प्लेटिनम और Au मतलब गोल्ड। ठीक है, उसी तरह से नॉन मेटल एक्टिविटी सीरीज में ज्यादा नॉन मेटल्स नहीं है, इसलिए हमने जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वही लिखे हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होगा हमेशा, यानी फ्लोरीन बाकियों को डिस्प्लेस करेगा। क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और लास्ट में आता है फास्फोरस। इसके एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दी, जैसे ये सामने आपके सामने एग्जांपल है, इसमें हमने लिख दिया कि सोडियम को हमने ऐड किया ZnCl2 के साथ। तो आप ये सीरीज को देख के बता सकते हो कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं फिजिबिलिटी। वो हो रही है या हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसी को डिसाइड करने को हम कहते हैं फिजिबिलिटी। तो बड़ा आसान है, यहां पे डिस्प्लेस कौन हो रहा है? Zn। डिस्प्लेस करने वाला कौन है? सोडियम। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है एक्टिविटी सीरीज में से कि जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम पहले आ रहा है और जिंक बाद में आ रहा है, मतलब कि सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि सोडियम आसानी से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमने पहले कहा था कि अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो रिएक्शन हो जाएगी, यानी आपने डिसाइड कर एक्टिविटी सीरीज को देखकर कि ये रिएक्शन होगी और इसमें प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस Zn। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे सामने 2, यहाँ पे 2 लगते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सेकेंड एग्जांपल को देखें,
यहां पर डिस्प्लेस कौन कर रहा है, Ag मतलब सिल्वर। डिस्प्लेस कौन होने वाला है, आयरन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, Ag बाद में आ रहा है जबकि आयरन पहले आ रहा है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। तो इसीलिए ये पहला एडवांटेज है इन एक्टिविटी सीरीज का, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सेकेंड एडवांटेज है इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एन एसिड और नॉट। जब भी एक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में वहां पर इवॉल्व होती है। तो इन एक्टिविटी सीरीज को देखकर आप बड़ी आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि कौन से मेटल एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से पहले आ रहे हैं इन सीरीज में वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। जो बाद में आ रहे हैं ये वाले सारे मेटल्स, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, पैलेडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो एग्जांपल आपके सामने है Zn प्लस HCl। अब क्योंकि Zn जो है पहले आ रहा है ये रहा, तो वो डिस्प्लेस कर देगा, रिएक्शन होगी, ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब अगर हम Cu को HCl के साथ देखें तो देखिए H के बाद आता है Cu, इसका मतलब है ये डिस्प्लेस नहीं करेगा और यहां पे होगी नो रिएक्शन। तो इसीलिए एक्टिविटी सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। जाते जाते आपके लिए एक होमवर्क ये है कि अब आपके सामने, क्योंकि हमने बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स रख दिए हैं, तो आपको आज की क्लास को देखकर सीखकर 10 एग्जाम्पल्स, 5 ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड 5 एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट आपको तैयार करने हैं, अपनी तरफ से इक्वेशंस बनानी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।